मनोज आईएएस अकेडमी में पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की जो क्लासेस शुरू कर रहे हैं या जो हमारे जो लेक्चर चल चुके हैं उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में बैंकिंग सुधार। हम लोगों ने पिछले जो वीडियोस जो देखे थे और जो हम लोगों ने आप लोगों को जो मैंने जो आप लोगों को जो प्रोवाइड कराए हैं उनमें अगर हम देखें तो हमने पहला जो सिस्टम शुरू किया था वो था चैप्टर जो शुरू किया था वो था वित्तीय बाजार को लेकर के, जिसमें हम लोगों ने मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार की चीजों को देखने की कोशिश की थी। उसी का अगला लेक्चर हम लोगों ने शुरू किया था जो मुद्रा बाजार की जो नोडल एजेंसी है आरबीआई और उसकी मौद्रिक नीति को लेकर के। क्लियर है? तो उस मौद्रिक नीति से संबंधित सारी चीजों को देखा। साथ ही साथ उससे पहले हमने भारत में एक चीज और भी देखी थी इसी अर्थव्यवस्था वाले चैप्टर में, मुद्रा बैंकिंग में, कि भारत में बैंकिंग का विकास कैसे कैसे हुआ था। आज उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं कि जब आरबीआई पढ़ लिया है तो उसके बाद हमने भारत में बैंकिंग सुधार को लेकर के एक टॉपिक शुरू किया है। इसमें कई सारे ऐसे टॉपिक आएंगे, कई सारी ऐसी चीजें आएंगी जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, जहां से आपका एक क्वेश्चन बनने की संभावना बनी हुई है। तो चलिए इस टॉपिक को आज शुरू करते हैं, भारत में बैंकिंग सुधार 1991 के पश्चात। देखिए, सबसे पहले तो जो चीज है वो ये है कि भारत में 1947 के बाद, कब 1947 के बाद में हम लोगों ने एक प्रक्रिया शुरू की थी जिसे हम कहते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण, यानी कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया शुरू की थी, यानी कि सरकार ने सभी प्राइवेट बैंकों को, जो महत्वपूर्ण जितने भी प्राइवेट बैंक थे, उनको सरकारी बैंक में बदलने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया था। क्लियर है? अब उस राष्ट्रीयकरण होता क्या है यहां पर थोड़ा समझ लीजिए। व्हाट इज द नेशनलाइजेशन? आपको बता दूं, ये टॉपिक तो बहुत छोटा सा है, लेकिन 2005 के इंटरव्यू में, मेरे आईएएस के इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में कि हम लोगों ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया था और राष्ट्रीयकरण होता क्या है। जनरली किताबों में यह लिखा रहता है कि ये इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ये सारी चीजें की गई, लेकिन उन किताबों में एक बेसिक कंसेप्ट नहीं दिया होता है कि आखिर राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन होता क्या है और हम लोगों ने उस नेशनलाइजेशन में, बैंकों के राष्ट्रीयकरण में क्या क्या किया था। आज मैं उसी चीज पर चर्चा कर रहा हूं और उसके बाद उसके जो नकारात्मक सकारात्मक प्रभाव पड़े उन सबकी चर्चा हम लोग इस पर करेंगे, इसीलिए भारत में बैंकिंग सुधार की बात कर रहे हैं। तो 1947 के बाद हम लोगों ने देखा था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसमें सबसे पहले हमने देखा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, फिर उसके बाद एसबीआई का हुआ, उसके बाद 16 बैंकों का और हुआ, 14 बैंकों का हुआ, फिर 6 बैंकों का और हुआ। तो टोटल मिलाकर के इतने सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण समय समय पर गवर्नमेंट ने किया था। ये डेट तो आपको याद होंगी 1949, 1955, 1969 और 1980, यानी 1991 तक हम लोगों ने इतने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया था। क्लियर है? अब इस राष्ट्रीयकरण में हुआ क्या था वो आप देखते हैं। राष्ट्रीयकरण होता क्या है पहले एक लाइन में समझ लीजिए। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है मास बैंकिंग को, क्लास बैंकिंग को मास बैंकिंग में कन्वर्ट करना। हिंदी में समझें तो कह सकते हैं एक उच्च वर्ग की बैंकिंग व्यवस्था को आम जनता तक पहुंचाने की प्रक्रिया, यानी जिसमें आम जनता भी बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ सकती है। क्लियर? जनरल पब्लिक भी, क्योंकि इसमें जब सरकार ने इसको ले लिया तो अपनी मर्जी से वो उनकी ब्रांचें, उनकी सुविधाएं आम आदमी को दे सकती है, उनकी ब्रांचें जहां चाहे वहां खोल सकती है। जबकि प्राइवेट बैंक केवल वहीं इसकी ब्रांचेस खोलते हैं, उन्हीं लोगों को ग्राहक बनाते हैं जिनकी कैपेसिटी होती है, जिनके पास संसाधन होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास पूंजी होती है। ठीक है ना? दे हैव द कैपिटल, उन्हीं पर वो फोकस करते हैं। क्लियर? तो इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। तो उन्होंने, सरकार ने इस चीज को हटा करके आम जनता के बैंक में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक?
इसका मतलब हम एक लाइन में कह सकते हैं कि सरकार ने पहली बार यहां पर एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया शुरू की थी। फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है समाज के सभी वर्गों तक वित्तीय व्यवस्था की सुविधा को उपलब्ध कराना। क्या कराना? वित्तीय सुविधा को उपलब्ध कराना। लेकिन वो सुविधा तभी उपलब्ध होगी जब आम जनता उस वित्त व्यवस्था से यानी बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ेगी, और जुड़ेगी तब जब बैंकिंग व्यवस्था उन तक पहुंचेगी, और पहुंचेगी तब जब वो गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए इस काम को करे। इसलिए सरकार ने उस व्यवस्था को हटा करके अपने हाथ में ले लिया। आई थिंक आपको राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने क्या क्या किया वो मैं आपको समझा देता हूं। एक सेकंड। वो समझ लीजिए क्या क्या होता है इसमें। देखिए, राष्ट्रीयकरण में सबसे पहले तो काम यह किया कि सरकार ने उन ब्रांचेस को अपने अंडर में लेकर के उनकी ब्रांचेस को, उनकी शाखाओं का विस्तार किया। यानी कि जिन जिन शहरों में, जिन जिन मोहल्लों में, जिन जिन जगहों पर सरकार को उसकी ब्रांचेस खोलने की जरूरत पड़ी, उन्होंने ब्रांचेस को ओपन किया। जबकि प्राइवेट बैंक केवल उन्हीं क्षेत्रों में, उन्हीं जगहों पर ब्रांच खोलते हैं जहां पर पैसे वाले पूंजीपति वर्ग रहता है। क्लियर है? एक चीज। दूसरा, सरकार ने इसमें पीएसएल का निर्धारण कर दिया, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, यानी कि सरकार तय करेगी कि किस क्षेत्र को कितना उधार देना है और कितना उधार नहीं देना। जबकि बैंक क्या करते हैं, केवल उन्हीं लोगों को उधार देते हैं जिनकी पेइंग कैपेसिटी होती है, जो वापस कर सकें। जहां रिस्क होता है वहां नहीं देते, यानी गरीब, किसान, मजदूर, इन लोगों को नहीं देते। इसलिए सरकार ने क्या किया, 40% यानी कुल जमा पूंजी का जितना भी वो बैंक काम करना चाहती है उसका 40% सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्रों को उधार देना होगा। जैसे कृषि हुआ, शिक्षा हुआ, मकान हुए और अन्य जो चीजें हैं उनके लिए आपको उधार देना पड़ेगा। एक तीसरी चीज, थर्ड पॉइंट, सीआरआर और एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो, जो कि बैंक अपनी इमरजेंसी के लिए कुछ कैश में कुछ पैसा कुल जमा पूंजी का आरबीआई के पास रखते हैं। ये मैं आपको डिफाइन कर चुका हूं लास्ट क्लास में। और एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात, बैंक अपने पास इमरजेंसी के लिए कुछ फंड अपने पास रखते हैं। इसकी जो परसेंटेज है, यानी कि इसका जो परसेंटेज है वो सरकार ने बढ़ा दिया। यानी कि सरकार अब कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। सीआरआर की परसेंटेज भी बढ़ा दी और एसएलआर की परसेंटेज भी बढ़ा दी। क्लियर है? इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया। उसके बाद चौथा उन्होंने किया कि निजी बैंक को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया, प्राइवेट बैंक को, और इस तरह के माध्यम से क्या कर दिया गया, कंपटीशन को बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया। कंपटीशन टोटली अबॉलिश, एंड ऑफ द कंपटीशन। यानी केवल अब प्राइवेट बैंक की जगह पर केवल गवर्नमेंट बैंक यानी पब्लिक सेक्टर बैंक ही काम करेंगे। क्लियर? तो ये सारे काम उन्होंने किए थे। तो इस तरीके से उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया। तो राष्ट्रीयकरण करने के तरीके क्या हैं, वो ये रहे सारे के सारे। राष्ट्रीयकरण क्या है, नेशनलाइजेशन क्या है, ये मैंने आपको डिफाइन कर ही दिया है। ठीक, अब बात करते हैं कि आखिर इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्रभाव को लेकर के। तो प्रभाव में सबसे पहले बात करें पॉजिटिव इंपैक्ट्स। पॉजिटिव इंपैक्ट्स, पॉजिटिव इंपैक्ट्स यानी कि सकारात्मक परिणाम, सकारात्मक प्रभाव वही पड़े जिसका उद्देश्य लेकर के चले थे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बैंकिंग व्यवस्था को पहुंचाना है। और यह काम उन्होंने किया, ब्रांचेस खोली, लोगों को, क्षेत्रों को उधार दिया, सीआरआर एसएलआर बढ़ा करके उनका क्या किया, उनकी जो इमरजेंसी की जो फंड है, कैपेसिटी है, रिस्क लेने की क्षमता है, उसको उन्होंने कम कर दिया और इमरजेंसी के लिए फंड बढ़ा दिया। यानी कि अब कोई डूबने डाबने का चांस नहीं है। क्लियर? तो एक तरीके से ज्यादा लोगों तक इसकी पहुंच उन्होंने बढ़ा दी। यानी इतने क्षेत्र से बढ़ा करके उन्होंने इतने क्षेत्र तक पहुंचा दिया।
यही उद्देश्य था, इसको पूरा करने में ये काफी हद तक सफल रहा। लेकिन इसके समय के साथ नेगेटिव इंपैक्ट बहुत दिखाई दिए, नकारात्मक प्रभाव, जो कि मैंने यहां पर आप लोगों को लिखे हैं। पहला, खर्च में वृद्धि। क्यों? जब अनाप शनाप ब्रांचेस का विस्तार करेंगे तो उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर, लोगों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अब चाहे इनकम हो या ना हो, खर्च तो आपका बढ़ा नई ब्रांच खोलने पर। दूसरा, गुणवत्ता में कमी, डिक्लाइन द क्वालिटी। क्वालिटी क्या हुआ? क्वालिटी गड़बड़ हुई, कम हुई। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा अपने बिजनेस को हम फैलाएंगे, जितने ज्यादा ब्रांचेस खोलेंगे, उस पर कंट्रोलिंग उतनी कम होती जाएगी। कंट्रोलिंग कम होगी तो उसकी क्वालिटी में कमी आएगी, और वही हुआ। क्योंकि इनकम पहले से कम हो रही थी, खर्च बढ़ चुका था, तो स्वाभाविक सी बात है गुणवत्ता में कमी आएगी। इसलिए आप देखते होंगे आज से 7-8 साल पहले, 5-6 साल पहले सरकारी बैंकों की हालत क्या थी। आज भी हालत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन पहले की तुलना में अब तब भी बेटर है। पहले की स्थिति यह थी कि सरकारी बैंक में घुसते ही आपको लगता था कि हम कहां आ गए। पेन पेंसिल भी रबर से बांध के रखते थे, वो सारी धागे में बांध करके, जाल लगा रहता था, कोई ढंग से बात तक नहीं करता था। बात समझे नहीं? अंधेरा, सुविधाएं नहीं, पीने का पानी नहीं, लोग कितने भी लाइन में लगे हुए हैं, घंटों घंटों, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे लगे हुए हैं छोटे छोटे काम के लिए। तो एक तरीके से देखा जाए तो ग्राहकों के लिए और तमाम तरह की जो सुविधाएं होती हैं उनमें कोई बहुत वृद्धि नहीं हुई, उसमें कमी आ गई। लाभ में कमी आई क्योंकि बिजनेस बढ़ गया लेकिन इनकम कम हो गई। क्योंकि कारण क्या है? एनपीए बढ़ गया। क्योंकि सरकार ने पीएसएल बढ़ा करके क्या हुआ, उन क्षेत्रों को उधार दिया जहां से रिकवरी नहीं आई। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो आज के समय में बैंकों की सबसे बड़ी समस्या है, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? सरकार ने लोन तो दे दिया, बैंकों ने लोन दिया, लेकिन उसकी रिकवरी नहीं हुई, और रिकवरी नहीं हुई तो समस्या बढ़ती चली गई, उनका लाभ में कमी आ गई, घाटा बढ़ने लगा। और इस तरह से देखा जाए तो देनदारियों में वृद्धि हो गई। जो लायबिलिटीज हैं वो तो हमको देनी है। अब भाई मैं बैंक में जमा करके आया हूं 2 साल के लिए, तो स्वाभाविक सी बात है 2 साल के बाद मैं इंटरेस्ट के लेके वापस आऊंगा, तो बैंक तो मुझे देगा। लेकिन अगर बैंक ने किसी दूसरे व्यक्ति को उधार दे दिया है, वो वापस नहीं कर रहा है, तो बैंक क्या करेगा? बैंक की देनदारियां बढ़ेंगी, एनपीए भी बढ़ेगा, यानी घाटा उसका बढ़ना शुरू। इस तरीके से बैंकों में क्या हुआ? संकट खड़ा हो गया, क्राइसिस। और इसी क्राइसिस को हम कहते हैं 1991 का बैंकिंग क्राइसिस कहते हैं। जब ये क्राइसिस खड़ा हो गया तब जाकर के 1991 में भारत सरकार ने बैंकिंग सुधार की प्रक्रिया शुरू की थी। इसी को हम कहते हैं बैंकिंग रिफॉर्म। इसलिए हमने कहा भारत में बैंकिंग सुधार 1991 के पश्चात, आफ्टर 1991 बैंकिंग रिफॉर्म इन इंडिया। क्लियर? तो ये एक तरीके से देखा जाए बैंकिंग सुधार का ये बैकग्राउंड है जो मैंने आप लोगों को समझाया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। किसी तरह की कोई डाउट हो, कोई चीज हो, तो मेरा नंबर आप सभी लोगों के पास है ही। आपको जहां किसी भी वीडियो में कहीं पर किसी भी टॉपिक पर प्रॉब्लम आती है, आप मुझे बताइए। मैं वीकेंड में आप सभी लोगों के जितने भी डाउट्स हैं उन सभी डाउट्स को लेकर के पूरा एक लेक्चर बनाऊंगा, आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा मैं। क्लियर है? तो डाउट के लिए आप संडे तक आप लोग किसी अपना जो भी टॉपिक है उसको फिर से लिख करके भेज दीजिए। तो जो नंबर जो मेरा है आप समझ सकते हैं, ये रहा मेरा नंबर 6398189646 और 9540565652। इन नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम मुझे कर दीजिए, आपको आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा। और आप लोगों को एक चीज और आपको बता दूं कि आने वाले समय में हफ्ते 10 दिन के अंदर हम लोग कुछ लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए, इसलिए ध्यान रखिएगा। आप लोगों को धीमे धीमे इन सब चीजों पर बहुत सारी चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं बैंकिंग सुधार। तो भारत सरकार ने 1991 में सबसे पहले क्या किया? नरसिंहम कमेटी बनाई, नरसिंहम कमेटी फर्स्ट, और उसके 7 साल बाद 1998 में नरसिंहम कमेटी सेकंड का गठन किया। इज इट क्लियर? तो पहली बैंकिंग सुधार कमेटी कौन सी है? नरसिंहम फर्स्ट और नरसिंहम सेकंड, 1998। चलिए अब नरसिंहम फर्स्ट कमेटी 1991, इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी इसको देख लीजिए।
सबसे पहले तो उन्होंने रिकमेंडेशन दी, जो सुबह सिफारिश की कि राष्ट्रीयकरण पर रोक लगा दी जाए, यानी अब जो बैंक हैं प्राइवेट बैंक, उनका राष्ट्रीयकरण ना किया जाए। दूसरा, शाखाओं के विस्तार पर रोक लगाई जाए, ब्रांचेज ना खोले जाए अब नई। सीआरआर एसएलआर जो बढ़ गया है उसको कम किया जाए। पीएसएल प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग जो 40% आपने निर्धारित कर रखा है उसको घटा करके 10% किया जाए। क्लियर? ऋण वसूली का एक अधिकरण बनाया जाए, क्योंकि अगर ये वापस पैसा नहीं आएगा, वसूली नहीं की जाएगी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल कहते हैं, DRT, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, इसका गठन किया जाए और बेसल 1 के नियमों को लागू किया जाए। बेसल का मतलब होता है, यहां पर समझ लीजिए, एक बैंकों में रोज जोखिम की सुविधा होती है, जोखिम प्रबंधन कहते हैं इसको, रिस्क मैनेजमेंट, उसी से संबंधित है आपका बेसल 1। बेसल 1 कुछ भी नहीं है बल्कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है बेसल। वहां पर इंटरनेशनल बैंकिंग एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी और वहीं पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के सभी बैंकों के लिए कुछ नियम बनाए गए थे। क्लियर है? तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी बैंकों के लिए, सभी देशों के बैंकों के लिए कुछ नियम बनाए गए थे, और जब पहली मीटिंग हुई बेसल में तो उस नियमों को हम कहते हैं बेसल 1 के नियम। हम बैंकिंग जोखिम का जो टॉपिक है अलग से डिस्कस करेंगे, यहां पर इतना समझ लीजिए कि बैंकिंग, ये बेसल 1 का मतलब क्या है, बैंकिंग रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड है, और बेसल एक शहर है, कहां का, स्विट्जरलैंड का, यहां पर मैंने आपको बता दिया है। तो उन्होंने कहा कि बेसल 1 के नियमों को लागू किया जाए, किसी भी आपातकाल में बैंकिंग व्यवस्था को बचाए रखने के लिए, उसके जो जोखिम होते हैं, रिस्क होते हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए। क्लियर? उसके बाद कुछ समय बाद 1998 में फिर से बैंकिंग रिफॉर्म किया गया, और इन बैंकिंग रिफॉर्म में देखा जाए तो उन्होंने कहा, जो सिफारिश दी वो थी, बैंकों का विलय और अधिग्रहण को मंजूरी दी जाए, यानी कमजोर बैंक और अच्छे बैंकों का अगर विलय होना चाहते हैं, कुछ भी होना चाहता है, तो उनको मंजूरी दी जाए। इससे क्या होगा, बैंकिंग सिस्टम मजबूत होगा। दूसरा, नैरो बैंकिंग की अवधारणा को लागू किया जाए। नैरो बैंकिंग का मतलब होता है सूक्ष्म, यानी कि निम्न स्तरीय बैंकिंग। यहां पर ध्यान रखिएगा, जो चीज मैं आपको टिक कर रहा हूं, सर्किल बना रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कभी भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेसल क्या है, बेसल 1 के नियम क्या है, वो बाद में की बात है। बेसल 1 का संबंध किससे है, ये आपको पता होना चाहिए। नैरो बैंकिंग क्या होती है? नैरो बैंकिंग मतलब होता है ऐसी बैंकिंग व्यवस्था जिसमें बैंकों को रिस्क लेने, यानी जोखिम लेने की जो क्षमता है उसको कम रखा जाए। बात समझे नहीं? जोखिम लेने के, इनको ज्यादा जोखिम ना दिया जाए, यानी कि उनको पीएसएल वगैरह ज्यादा डिसाइड ना किया जाए। इसका मतलब है कुछ बैंक ऐसे हैं, उनको हम ये सुविधा दें कि आपकी मर्जी हो, उन्हीं क्षेत्रों में आप निवेश कीजिए जहां पर आपको रिस्क कम से कम हो, ज्यादा ना हो। उसको हम कहते हैं नैरो बैंकिंग, यानी कि कम रिस्क वाले क्षेत्रों में काम करने वाली बैंकिंग प्रणाली, लो रिस्क एक्टिविटीज, लो रिस्क एक्टिविटीज, कम रिस्क वाले क्षेत्रों में काम करने की सुविधा वाले बैंकों को, बैंकिंग व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, नैरो बैंकिंग। इसको लागू किया जाए जिससे कमजोर बैंक बचाए जा सके। थर्ड पॉइंट तो उन्होंने दिया, निजी बैंक और एनबीएफसी को अनुमति दी जाए, प्राइवेट बैंकों को काम करने की अनुमति दी जाए, और एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, यानी कि ऐसी फाइनेंस कंपनी जो बैंकिंग का काम नहीं करेंगी लेकिन वित्त का काम करेंगी, जैसे मुथूट फाइनेंस का आपने नाम सुना होगा, मणप्पुरम गोल्ड नाम सुना होगा, हाउसिंग बैंक का नाम सुना होगा, ठीक है ना। इसी तरह के आपके बहुत सारे ऐसे बैंक हैं, वित्तीय कंपनियां हैं, जो हमको उधार तो देते हैं लेकिन हमारा खाता नहीं खोलते। खाता खोल करके जो व्यवस्था होती है उसको हम बैंकिंग व्यवस्था कहते हैं, जबकि ये लोग केवल ऋण प्रोवाइड कराते हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक फाइनेंस कंपनी, इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो ये जो चीज है इसको मंजूरी दी जाए, इससे क्या होगा, वित्तीय प्रणाली और अधिक विकसित होगी। तो ये उस समय उन्होंने रिकमेंडेशन की। अगली रिकमेंडेशन थी कि बैंकों का कंप्यूटराइजेशन किया जाए, और अगला था एनपीए की समय सीमा 180 दिन से घटा करके 90 दिन की जाए, 90 डेज, यानी 90 दिन के अंदर अगर किसी भी ऋण की वसूली नहीं होती, उसका ब्याज नहीं आता, तो उसको हम क्या मान लिया जाए, एनपीए मान लिया जाए, और उसकी रिकवरी करने की कोशिश की जाए। क्लियर है? तो इसलिए इस रिकमेंडेशंस उन्होंने दी थी।
तो ये टोटल रिकमेंडेशन थी, इनमें से बहुत सारी रिकमेंडेशन सरकार ने मानी और कई सारी ऐसी रिकमेंडेशन भी थी जो सरकार ने नहीं मानी, जैसे पीएसएल वाली है, ये आज भी हमारे यहाँ 40% है, ठीक है ना। बेसल वन के नियम लागू कर दिए गए थे, राष्ट्रीयकरण पर रोक लगा दी गई थी, शाखा विस्तार पर भी रोक लगा दी गई थी, नैरो बैंकिंग व्यवस्था लागू की गई, निजी बैंक और एनबीएफसी को परमिशन दे दी गई, कंप्यूटराइजेशन तो आप समझ रहे हैं कि कितना किया गया है, ठीक है ना। तो अधिकांश रिकमेंडेशन इनकी मान ली गई थी। तो इसकी रिकमेंडेशन मैंने आपको क्यों बताई है, उसके पीछे कारण है। इनकी रिकमेंडेशन इसलिए बताई कि ये बेसिक थी कि किस समय क्या संकट चल रहा था और उस संकट के अनुसार क्या समाधान किया गया। यानी अगर आप भी हो तो आप भी वही समाधान करेंगे जो कि एक अधिकारी को करना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, उससे पहले आपको यह करना होगा कि उस समस्या को जानना होगा, उसको समस्या को समझना होगा। अगर समस्या के एक एक पॉइंट आपको क्लियर हैं तो उसका समाधान भी हो सकता है। उसके लिए किसी की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, आप भी कर सकते हैं। अब मैं कहूं कि 1991 की समस्या बैंकों की ये थी, अब बताइए आप क्या सुझाव देंगे, तो मैं गारंटी देता हूं उनमें से अधिकांश सुझाव आप भी देते। इनमें से मैं मानता हूं आप स्पेशलिस्ट नहीं है, फिर भी आप सुझाव इनमें से कई सारे सुझाव आप इसमें से देते ही देते ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने समस्या को समझ लिया। इसलिए मैंने पहले समस्या बताई, उसके बाद आपको इनकी रिकमेंडेशन बताई। अब इसके बाद और भी समय समय पर सरकार ने कमेटी बनाई है बैंकिंग रिफॉर्म को लेकर के, उन कमेटी को मैंने एक लिस्ट मैंने बना दी है, वो ये रही। हालांकि मैंने बनाने की कोशिश की है सीक्वेंस में। अब यहां से जो क्वेश्चंस बनेगा वो यही है कि कौन सी कमेटी किस व्यवस्था के लिए बनाई गई है। तो देखिए, सबसे पहले गोईपुरिया कमेटी 1991 में बनाई गई, बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार के लिए, ग्राहकों की सुविधा के लिए। घोष समिति 1993 बैंकों में धोखाधड़ी को रोकने के लिए। नायक कमेटी लघु उद्योगों के ऋण के लिए। आरबी गुप्ता कमेटी 1988 कृषि ऋण के लिए बनाई गई थी। खान समिति 1998 यूनिवर्सल बैंकिंग के लिए। वर्मा कमेटी 1999 कमजोर बैंकों की समस्याओं के समाधान के लिए, सॉल्यूशन ऑफ द वीक बैंक्स। रेड्डी कमेटी बनाई गई थी छोटी बचतों के लिए, स्मॉल सेविंग्स के लिए। इसके लिए स्मॉल सेविंग। खन्ना कमेटी भी 2001 में ही बनाई गई, 2001 में एनपीए की रूपरेखा में परिवर्तन करने के लिए, चेंज द आउटलाइन ऑफ द एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एमबी नायर पैनल 2011 में बनाया गया, एमबी नायर पैनल इंपॉर्टेंट। यह पूछा जा सकता है कि एमबी नायर पैनल का संबंध किससे है, पीएसएल के पुनर्निर्धारण के लिए, रीस्ट्रक्चर या रीफिक्सेशन ऑफ द पीएसएल, उसके लिए। अगली मालेगांव कमेटी बनाई गई 2010 में माइक्रो फाइनेंस यानी कि सूक्ष्म वित्त के लिए, यानी कि जो छोटे छोटे जो ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, उनके लिए। क्लियर। मालेगांव कमेटी ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी पूछी जा सकती हैं। इन सबको सीक्वेंस में और सारे कौन कौन सी किस किस चीज के लिए, इनको याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी मैचिंग में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यूपीपीसीएस में, और कभी भी यूपीएससी में पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी कमेटी मैचिंग में है, कौन सी कमेटी मैचिंग में नहीं है, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है आपके पिछले बैकग्राउंड को लेकर के। क्लियर। अगला है इंपॉर्टेंट दामोदरन कमेटी बैंकों में ग्राहक सुधार के लिए। श्यामला गोपीनाथ कमेटी 2010 में लघु बचत योजना है, स्मॉल सेविंग्स के लिए, स्मॉल सेविंग्स। यह है नचकेता मोर कमेटी 2013-14 में वित्तीय समावेशन के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। विमल जालान कमेटी 2014 नए बैंकों के परमिट के लिए, ठीक है ना, फॉर द न्यू बैंक परमिट। दीपक मोहंती कमेटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीपक मोहंती 2015, ये भी वित्तीय समावेशन के लिए। तो दो चीजें ध्यान रखना, नचकेता मोर भी कमेटी किसके लिए है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, दीपक मोहंती कमेटी भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। एक इंपॉर्टेंट है उषा थोराट कमेटी 2011 बनाई गई गांव में वित्तीय सुविधा के लिए, फाइनेंशियल फैसिलिटीज इन द रूरल एरियाज, ये आपके बनाए गए। उर्जित पटेल कमेटी 2015-16 मौद्रिक नीति के ढांचे के विश्लेषण के लिए, एनालिसिस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रक्चर, यानी कि उसका नया ढांचा कैसे बनाया जाए, उसको लेकर के उर्जित पटेल कमेटी बनाई गई। बाद में तो आप जानते ही आरबीआई के गवर्नर बने थे। अगली है आरआरबी से संबंधित कमेटी, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से संबंधित कुछ कमेटी बनाई गई।
दांतेवाला कमेटी सबसे पहले बनाई गई, उसके बाद कैरेफिकॉर्ड कमेटी बनाई गई, उसके बाद खुसरो कमेटी बनाई गई और लास्ट में केलकर कमेटी। दांतेवाला, कैरेफिकॉर्ड, खुसरो एंड केलकर। ध्यान रखना ये 4 कमेटीज हैं, किसके लिए हैं? आरआरबी के लिए। क्लियर है? इसको ध्यान रखिएगा। तो ये है आपके बैंकिंग रिफॉर्म को लेकर के अब तक कौन कौन सी कमेटियां बना दी गई हैं, किस किस तरीके से बनाई गई हैं, कौन सी कमेटी किस काम के लिए है, ठीक है ना। उनका सीक्वेंस भी अगर आप याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें आपकी बनाई गई। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वित्तीय समावेशन का वो यही है। हालांकि मैंने आप लोगों से पिछली क्लास में कहा था कि पिछली क्लास में हम लोग मुद्रास्फीति इन सब टॉपिक को देखेंगे, लेकिन मैंने इसलिए उसको नहीं कराया क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुद्रास्फीति वाला टॉपिक डिटेल में एक अलग से कराया जाए, ठीक है ना। और क्योंकि ये टॉपिक सीक्वेंस में चल रहा था इसलिए मैंने इसको यहां पर कंप्लीट करा दिया है। क्लियर है? अब इसमें जो हमारा अगला टॉपिक होगा उसको ध्यान रखिएगा, वो टॉपिक होगा वित्तीय समावेशन और सूक्ष्म वित्त को लेकर के। वित्तीय समावेशन क्या होता है, सूक्ष्म वित्त क्या होता है, उसके लिए कौन कौन सी कमेटी बनी है, किस किस कमेटी ने क्या क्या सिफारिश की है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगले जो टॉपिक होगा हमारा वित्तीय समावेशन और सूक्ष्म वित्त को लेकर के, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड द माइक्रो फाइनेंस। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा और आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ के रखिएगा, बहुत अच्छी बात है। इसको आप टाइम टू टाइम याद कर लीजिए। मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में लगातार कहा है कि मैं इसके क्वेश्चंस बनाऊंगा, लेकिन कई सारे स्टूडेंट और सब लोगों से बातचीत करने के बाद एक चीज समझ में आई थी कि मैं आप लोगों को वीक में 6 दिन में क्लास दूंगा और 7वें दिन केवल सभी टॉपिक से रिलेटेड आपके केवल और केवल जो आपके क्विज हो सकती है, जो आपने टॉपिक दिए हैं उनको लेकर के मैं आपको डिस्कस करूंगा। इसमें क्या क्या टॉपिक होंगे, टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि देखिए डेली लेक्चर तैयार करना, डेली टेस्ट पेपर तैयार करना एक आसान प्रक्रिया नहीं है। मैं चाहता हूं पहले धीरे धीरे ये चीजें शुरू हों, इसलिए वीकेंड में मैं आपके पूरे वीक का टॉपिक का रिवीजन और प्लस टेस्ट दोनों चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, प्लस उसमें डाउट सेशन भी आपका कवर हो जाएगा। तो जिस व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम हो वो डाउट सेशन में हमारे पास ये टॉपिक बना भेज दें कि इस टॉपिक में मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, आपको वो टॉपिक मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इससे काफी फायदा मिलेगा और मैं चाहता हूं कि आप लोग मनोज आईएएस नाम से जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे कि हम लोगों को और ज्यादा उत्साह मिल सके, हम लोग आपके फायदे के लिए काम कर सकें। क्लियर है? ठीक है, इसको आप लोग करिए और किसी तरह कोई प्रॉब्लम है तो मैंने आपको अपना नंबर मैंने दे दिया है, तो उस